गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस करा था पाइथन मेमोरी कैसे मैनेज करती है, और हमारा डिस्कशन कंक्लूड हुआ था ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम था रेफरेंस काउंटिंग। अब डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं कि क्या एज अ डेवलपर पाइथन हमें रेफरेंस काउंट देखने देगी। यानी अगर मैं ये जानना चाहूं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितने रेफरेंसेस रेफर कर रहे हैं, तो क्या पाइथन में ये जान पाना पॉसिबल है? तो जवाब है बिल्कुल। पाइथन आपको ये पूरी परमिशन देती है कि आप एज अ डेवलपर ये पता कर पाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। क्या हर ऑब्जेक्ट के पास उसके कितने रेफरेंस अवेलेबल हैं इसकी डिटेल्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। राइट। अब पाइथन ये डिटेल आपसे शेयर कर सकती है। इसके लिए आपको पाइथन में एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिस फंक्शन का नाम है गेट रेफ काउंट। और ये कौन से मॉड्यूल में है? तो जवाब है ये सिस मॉड्यूल में। सिस मॉड्यूल को करना पड़ेगा आपको इंपोर्ट। और जैसे ही सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 500। अब गौर करिए, अगर मैं कहूंगा a इक्वल टू 500 तो 500 को a रेफर करेगा, यस और नो? जवाब है हाँ। 500 ऑब्जेक्ट बनेगा और इसको रेफर करेगा ए। तो ए में 500 का एड्रेस आएगा, यस। मान लेते हैं 500 का एड्रेस 1000 है, तो ए में आ जाएगा 1000, ए इसका रेफरेंस बन जाएगा। तो अब जब मैं गेट रेफ काउंट को ए पास करूंगा तो गेट रेफ काउंट मुझे बताएगा कि ए यानी 500 के कितने रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। बट एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आंसर 1 आए, बट आंसर क्या आ रहा है? आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आंसर 1 आए, बट आंसर 2 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझाने से पहले जरा इसका प्रैक्टिकल एक बार आपको दिखा दूं। सो लेट्स गो टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट। राइट, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट लिया। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने कहा पाइथन। ओके। इसके बाद मैंने पाइथन से कहा ए इज इक्वल सॉरी इंपोर्ट सिस, क्योंकि सिस इंपोर्ट करे में ना हम उस फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ए इज इक्वल टू 300, बहुत बढ़िया। मैंने कहा b इज इक्वल टू 300, बहुत बढ़िया। मैंने कहा प्रिंट सिस डॉट गेट रेफ काउंट, और मैंने पास करा यहां पर a। 300 को कौन कौन रेफर कर रहा है? 300 को a और b रेफर कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब मेरे लिए क्या आ रहा है? इसका जवाब चेक करिए, टेक्निकली मेरे लिए 2 आ रहा है। ओके। बट मेरे कोड में अगर मैंने कहा a इक्वल टू 500 और फिर मैंने कहा सिस डॉट गेट रेफ काउंट a, मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास 2 आ रहा है। अब सवाल है ये 2 क्यों आ रहा है? टेक्निकली ये क्या आना चाहिए? टेक्निकली ये a आना चाहिए ना, ये 2 क्यों आ रहा है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब आप गेट रेफ काउंट में a एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे तो क्या गेट रेफ काउंट a को रिसीव करेगा, a को कैच करेगा? अगर आपने फंक्शंस पढ़ा हो तो ये बात समझ आएगी, नहीं पढ़ा हो तो परेशान मत होइएगा। जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा और आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में समझाऊंगा आप समझ जाएंगे। जिन्होंने फंक्शन पढ़ा है वो इस बात को रिकॉल करें, क्या गेट रेफ काउंट एक फंक्शन है? तो जवाब है हाँ, गेट रेफ काउंट एक फंक्शन है। आपने गेट रेफ काउंट को ए पास करा, यस। अगर मैं डायग्राम वाइज आपको समझाऊं, ये ए है, ए पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगर मैं मान लू 1000 तो यहां 1000 है। एम आई राइट? है ना? इस रेफ काउंट में मुझे अभी बाय डिफॉल्ट 1 दिख रहा है क्योंकि इसका एक ही रेफरेंस बना हुआ है जिसकी वैल्यू 1 है। अब जब मैं इस ए को एज अ पैरामीटर यहां पास करूंगा, एज एन आर्गुमेंट यहां पर पास करूंगा, तो क्या गेट रेफ काउंट इसको अपने किसी वेरिएबल में रिसीव करेगा पॉइंट करने के लिए? और जब वो इसको किसी वेरिएबल में रिसीव करेगा उस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या ये 1 से बढ़कर 2 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए आपको आंसर के तौर पे मिल रहा है 2। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। मिलना 1 चाहिए था लेकिन मिल 2 क्यों रहा है? क्लियर है? ऑल गुड? तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट के पास कितने रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। एड्रेस तो होता है, बिल्कुल होता है ऋषिकेश, आपके वेरिएबल में एड्रेस ही है। आप पाइथन उस एड्रेस से ऑब्जेक्ट तक जा रही है और उसका रेफरेंस काउंट निकालकर आपको दे रही है। सिंपल सी बात ये है। होता तो एड्रेस ही है आपके ऑब्जेक्ट में। डिफॉल्ट मॉड्यूल कौन सा होता है? डिफॉल्ट कोई मॉड्यूल नहीं होता है नवीन। पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल डिफॉल्ट नहीं होता है। ओके। हाँ, तो डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है। डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है। नमन, इसको मैं आगे शेयर करूंगा जब हम थोड़ा सा और पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे। तब ये पॉइंट आपके सामने और क्लियरली रखूंगा कि 300 वाले केस में 3 क्यों नहीं आया, 2 क्यों आया।
है ना, आना तो वहां भी 3 चाहिए एक्सपेक्टेशन के अनुसार। हाँ जी, हाँ जी। इट्स लाइक A इक्वल टू बी एंड B इक्वल टू एड्रेस ऑफ 1000। इज इट द केस? यस। एड्रेस ऑफ 1000 नहीं, 1000 itself, 1000 itself, 1000 itself is the address of the object. Got it? 1000 itself is the address of the object. Clear? है ना। और 300 वाला केस अभी थोड़ी देर में अपन कवर अप करेंगे नमन, कैशिंग में भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट लेट दिस वर्ड अराइव विच इज कॉल्ड कैशिंग, तो समझ में आ जाएगा 300 के केस में 3 क्यों नहीं आया, 2 क्यों आया। आना तो 3 चाहिए था ना। देखते हैं अभी। चलो बढ़े आगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ये हुई कहानी पाइथन के अंदर। क्या हम लोग रेफरेंस काउंट देख सकते हैं? रेफरेंस की मेमोरी सेगमेंट में स्टोर होता है। देखो देखो देखो, एक्चुअल में क्या हो रहा है समझो। आपने कहा a इज इक्वल टू 500, एक ऑब्जेक्ट बना, यस और नो बना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको याद है 3 चीजें स्टोर होती हैं, मैंने आपसे कहा था एक तो इसमें डेटा टाइप का नाम स्टोर होता है, डेटा टाइप का नाम इंट है। एक मैंने कहा था वैल्यू स्टोर होती है, वैल्यू 500 है। एक मैंने कहा था रेफरेंस काउंट स्टोर होता है। इस ऑब्जेक्ट को इस वक्त सिर्फ ए रेफर करेगा ना, तो यहां रेफरेंस काउंट 1 आएगा, है ना। इसका एड्रेस मैं मान लेता हूं 8000 है, तो ये 8000 आएगा ना ए में, ऐसे। ये है ना डायग्राम, ठीक है ना। अब आपने कॉल करा सिस डॉट, समझो कोड से समझो, गेट रेफ काउंट कॉल करा, और यहां से आपने ए पास करा। ए में क्या है? ए में 8000 है, एड्रेस है, तो यहां से 8000 पास हुआ एक तरह से। ये 8000 गया और जाकर आपके इस फंक्शन के अंदर कॉपी हुआ होगा। इस फंक्शन के पैरामीटर में भी तो कोई वेरिएबल होगा ना, कोई एक्स वाई जेड वेरिएबल होगा ना, जो ये 8000 रिसीव करेगा। जैसे ही ये एक्स बनेगा और ये 8000 को पॉइंट करेगा, ये 2 हो जाएगा। इसीलिए तो आपको 2 मिल रहा है ना। अभी क्लियर हुआ? चलो आगे। क्लियर? वेरी गुड। तो ये था रेफरेंस काउंट। देख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल देख सकते हैं। आप लिख सकते हैं सिस डॉट गेट रेफ काउंट, आपको पाइथन एक्चुअल वैल्यू रेफरेंस काउंट की स्क्रीन पे कर देगी शो। ठीक। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 42 और b इज इक्वल टू 42, तो मेमोरी में कितने 42 बनेंगे? वेरी गुड। मेमोरी में 2 42 बनेंगे? नहीं ऋषिकेश, 2 42 क्यों बनेंगे? मेमोरी में एक 42 बनेगा ना, दो तो रेफरेंस बनेंगे। 42 तो एक बनेगा ना। यस, मेमोरी में एक 42 बनेगा, है ना। वेरी गुड। क्या इस बात को साबित करा जा सकता है कि 42 एक है, भले ही ए और बी दोनों मिलकर उसको रेफर कर रहे हैं? तो बिल्कुल करा जा सकता है। पाइथन में इसको भी प्रूफ करने के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शंस हैं? ये 2 ऑप्शन 2 फंक्शंस हैं जिनकी मदद से आप इसको प्रूफ करेंगे। एग्जैक्टली बोलूं तो एक फंक्शन है और एक ऑपरेटर है। अच्छा, कौन फंक्शन है और कौन ऑपरेटर है? फंक्शन का नाम है आईडी और ऑपरेटर का नाम है इज। अब मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं शेल पे, वहीं पे इन दोनों से अपन इंटरेक्ट करते हैं। हम ये साबित करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं a इक्वल टू 42, आई सेड a इक्वल टू 42, b इक्वल टू 42, तो 42 कितनी बार बना, है ना। रेफरेंस काउंट तो हमें समझ में आ रहा है 2 है, एम आई राइट? रेफरेंस काउंट तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 है, बट 42 कितनी बार बना? तो ये कैसे प्रूफ करें? तो ये प्रूफ ऐसे हो जाएगा कि अगर हम किसी तरह से 42 का जो एड्रेस है, जो मैं मान लेता हूं 7000 है, क्या ये 7000 ए और बी दोनों में आएगा? दोनों ही 7000 को पॉइंट करेंगे। तो अगर किसी तरह से मैं ये 7000 प्रिंट कर लूं वाया ए एंड बी, तो प्रूफ हो जाएगा ना कि दोनों में सेम एड्रेस है। तो हां जी, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। अब ये कौन करेगा? तो पाइथन में अगर आपको वो एड्रेस देखना है जो रेफरेंस के अंदर है, तो पाइथन आपको एक बिल्ट इन फंक्शन देती है, किसी मॉड्यूल का नहीं है, बिल्ट इन है, और इसका नाम है आईडी।
अब ये जो इतना बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा है, ये मेमोरी एड्रेस है उस लोकेशन का जहां कौन स्टोर्ड है, जहां 42 स्टोर्ड है। ये 42 की मेमोरी लोकेशन है। अब आप चेक करो, अगर मैं इसी आईडी को बी पास करूं, क्या मुझे अगेन एड्रेस मिलेगा? मिलेगा। और अगर ए और बी सेम 42 को पॉइंट कर रहे हैं, क्या ये एड्रेस भी सेम होगा? यस। अगर ए और बी सेम 42 को पॉइंट कर रहे हैं तो ये सॉरी, तो ये एड्रेस भी सेम होगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोनों के दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों के पास आपको एड्रेस बिल्कुल सेम मिल रहा है ना? ठीक है। दूसरा तरीका कैसे प्रूफ करें कि ए और बी में सेम एड्रेस है? तो ये बताइए, पाइथन में एक डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है। मैंने आपको ऑफिशियली नहीं पढ़ाया है, लेकिन अनऑफिशियली हम इसको देख चुके हैं। जब हम बात कर रहे थे ग्रेटर देन, लेस देन, इनकी बात हो रही थी, तो डबल इक्वल टू की भी बात हुई थी। डबल इक्वल टू क्या चेक करता है? डबल इक्वल टू चेक करता है वैल्यू, वैल्यू चेक करता है। तो अब आप मुझे बताइए, ए जहां पॉइंट कर रहा है वहां 42 है ना? बी जहां पॉइंट कर रहा है वहां भी 42 है। तो क्या ए और बी दोनों जिस जगह पर पॉइंट कर रहे हैं वैल्यू सेम है? हाँ सेम है। ठीक है। इससे प्रूफ नहीं हो रहा है कि 42 एक है, इससे प्रूफ नहीं हो रहा है। ये प्रूफ हो रहा है एक दूसरे ऑपरेटर से, जिसका पाइथन में नाम है इज। अब सवाल है, सर ये डबल इक्वल टू और इज में फर्क क्या है? पहली बात, दोनों के दोनों ऑपरेटर है। डबल इक्वल टू भी ऑपरेटर है, इज भी ऑपरेटर है। पर डबल इक्वल टू कंपेयर करता है वैल्यू, जबकि इज कंपेयर करता है एड्रेस। अगर आप पाइथन में इज लगाएंगे ए और बी के बीच में, तो पाइथन ए और बी जहां पॉइंट कर रहे हैं वहां की वैल्यू नहीं, वहां का कंपेयर करेगी एड्रेस। और अब आप मुझे बताइए, क्या ए और बी में सेम एड्रेस है? तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा। एज अ बिगनर इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप कंफ्यूज हो ये सोचकर, सर पता क्या चल रहा है, दोनों ही तो ट्रू आ रहे हैं, क्या मालूम चल रहा है कि वैल्यू कंपेयर हो रही है कि एड्रेस? तो मैं अब आपको इसका भी सबूत देता हूं। अगर आपको याद हो तो पाइथन में एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसका नाम लिस्ट होता है। याद है आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल? एक डेटा टाइप है ना लिस्ट, तो लिस्ट पाइथन में म्यूटेबल होती है कि इम्यूटेबल होती है? म्यूटेबल होती है ना? हमने अभी लिस्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको इज का बिहेवियर समझाने के लिए लिस्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लिस्ट आप पाइथन में तब यूज करते हैं जब आपको मल्टीपल वैल्यूज रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रखने हैं, तो मैं 3 अलग अलग वेरिएबल ना बनाकर बना सकता हूं एक लिस्ट। तो इमेजिन करिए, मैंने एक लिस्ट बनाई, उसको एक्स के साथ कनेक्ट करा और लिस्ट में स्टोर करा 10, 20, 30। कितने नंबर की लिस्ट है? तो जवाब है जी 3 नंबर की लिस्ट है। ठीक है। मैंने एक वाई से भी लिस्ट बनाई, उसमें भी स्टोर करा मैंने 10, 20, 30। ठीक है। अब मैं आपको इनका रियल मेमोरी डायग्राम दिखाता हूं। एक बनेगा एक्स नाम का रेफरेंस, एक बनेगा वाई नाम का रेफरेंस। एक्स नाम का रेफरेंस अपनी लिस्ट को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा? एक्स नाम का रेफरेंस अपनी लिस्ट को पॉइंट करेगा। और इस लिस्ट के अंदर क्या क्या होगा? इस लिस्ट के अंदर 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। मान लीजिए इस लिस्ट का जो एड्रेस है वो 4000 है, तो एक्स में आएगा 4000, एक्स इससे कनेक्ट होगा। वाई एक और लिस्ट को पॉइंट करेगा। इस बार पाइथन चीटिंग नहीं करेगी, इस बार पाइथन नया ऑब्जेक्ट बनाएगी, क्योंकि लिस्ट क्या होती है? लिस्ट होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल के लिए कभी ऑब्जेक्ट शेयर नहीं होता। ठीक है। तो पाइथन ने एक और लिस्ट बनाई, उसमें भी 10, 20, 30 रखा। मान लेते हैं इसका एड्रेस 6000 है, तो वाई में क्या आया? वाई में 6000 आया। अब आप मुझे बताइए आराम से सोच के, क्या एक्स और वाई जहां पॉइंट कर रहे हैं वहां वैल्यू सेम है? एक्स और वाई जहां पॉइंट कर रहे हैं उसके अंदर डेटा सेम है? हाँ सेम है। तो अगर मैं पाइथन से पूछूं एक्स डबल इक्वल टू वाई, आई विल गेट ट्रू। यस आई विल गेट ट्रू। लेकिन जहां एक्स और वाई पॉइंट कर रहे हैं, क्या वो एड्रेसेस भी सेम है? नहीं, वो एड्रेसेस अलग हैं। तो जब मैं पूछूंगा एक्स इज वाई, आई एम गोइंग टू गेट फॉल्स। एंड दिस क्लियरली प्रूव्स दैट कि आपके एक्स और वाई जहां रेफर कर रहे हैं, इज वहां का एड्रेस कंपेयर कर रहा है, और डबल इक्वल टू वहां की कंपेयर कर रहा है वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर।
है ना। तो जो आप ए और बी वेरिएबल के साथ होता हुआ देख रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों में ट्रू क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लकीली ए और बी की वैल्यू तो 42 सेम है ही, एड्रेस भी सेम है, क्योंकि पाइथन ने कितने 42 बनाए हैं, पाइथन ने एक ही 42 बनाया है, उसी को सब मिलकर रेफर कर रहे हैं। क्लियर, हटा दो डायग्राम। बस, तो इससे आप कहीं भी ये प्रूफ कर पाएंगे कि अगर आपने इंटीजर यूज करा तो ऑब्जेक्ट एक बनेगा, रेफरेंस भले ही उसके बन रहे होंगे मल्टीपल। क्लियर। ओके, तो अब मैंने आईडीज पढ़ा दिया, आप आराम से इसको देखिएगा, मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, अब इस कोड को देखिए और आउटपुट प्रिडिक्ट कीजिए। फॉल्स। ऋषिकेत को लग रहा है फॉल्स, क्यों ऋषिकेत फॉल्स क्यों? ट्रू आएगा ना। -5 कितने हैं? -5 एक है। अगर -5 एक है, वेरी गुड, तो ए इज बी का आंसर ट्रू आएगा, सेम एड्रेस है। 256 कितने हैं? वो भी एक है। अगर 256 भी एक है तो आंसर क्या आएगा? आंसर यहां भी ट्रू आएगा, वेरी गुड। अगर पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा सर ये भी ट्रू ही होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली ये फॉल्स होगा। अरे ये क्या हुआ? ऐसे ही 257 257, अगर पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं तो ये लगेगा ये भी ट्रू होना चाहिए, बट ये भी फॉल्स होगा। अब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इसका हिंट नीचे एक लाइन में लिखा है, पढ़िए एंड ट्राई टू एक्सप्लेन अगर आप समझा पाए। कुछ आया समझ? आया? बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। सुनो, व्हाट इज द स्टोरी। स्टार्ट करूं? पढ़ ली सबने? दोनों लाइनें पढ़ ली ना? द स्टोरी गोज लाइक दिस, कि जब आप पाइथन में कोई कोड लिखते हो तो पाइथन चुपचाप अपने हीप एरिया में -5 से लेकर 256, कितने नंबर हुए? कितने नंबर हुए ये? -5 से 200, हाँ 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 161। बेटा, 0 से 256 कितने नंबर होते हैं? 257। 0 से 256 257 नंबर हुए, यस और नो? और -1 से -5 5 नंबर हुए, तो ये टोटल 262 नंबर हुए ना, है ना। पाइथन टोटल 262 वैल्यूज अपने हीप एरिया में पहले ही रख लेती है। पाइथन पहले ही इन वैल्यूज को अपने हीप एरिया में रख लेती है। इसका मतलब आपके a = 10 कहने से पहले क्या हीप में 10 बन चुका था? बिल्कुल बन चुका था, पाइथन ने उसको कैश कर लिया था। तो आपको ऐसा लग रहा था ना कि ए ने 10 बनाया है, गलत लग रहा था, 10 पहले ही आ चुका है। ए उस भीड़ में एक नया रेफरेंस है जो पॉइंट किसको कर रहा है? जो पॉइंट 10 को कर रहा है। 10 को और भी बहुत सारे रेफरेंसेस पॉइंट कर रहे हैं, और वो मैंने और आपने नहीं बनाए। हाँ, आ रहा हूं बिल्कुल आ रहा हूं ऋषिकेश, सारे सवालों के जवाब दूंगा। पाइथन ऐसा क्यों करती है, यही रेंज क्यों लेती है, बता रहा हूं। ठीक है, पहले जो करती है वो समझ लो। तो पाइथन क्या करती है? पाइथन इस रेंज के बीच में आने वाले 262 नंबरों को पहले से हीप में बना के रख देती है। कारण क्या है इसका? कारण इसका यह है कि पाइथन का जो पीवीएम है, याद है पीवीएम? अरे भूल गए? पाइथन वर्चुअल मशीन, जो आपके बाइट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टाइल में कन्वर्ट करता है, पीवीएम। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, पाइथन के जो ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शन है, वो इस रेंज को बहुत कॉमन यूज करते हैं। किस रेंज को यूज करते हैं? इस रेंज को बहुत कॉमन यूज करते हैं। -5 से 256 की रेंज को बहुत कॉमन यूज करते हैं पाइथन के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन। इसका मतलब ये जो 10 है, ध्यान से देखना, जब आपने कहा a = 10, तो अपन ये समझ रहे थे ना 10 बना, फिर 10 के अंदर 10 वैल्यू आई, और रेफरेंस काउंट कितना सोच रहे थे हम? रेफरेंस काउंट हम 1 सोच रहे थे।
फिर हमको लगा गेट रेफ काउंट में जाएगा तो 2 हो जाएगा क्योंकि एक रेफरेंस और बढ़ जाएगा। एम आई राइट? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो 10 है ना, इसके हजारों रेफरेंस पाइथन के पास हैं, हजारों रेफरेंस। और अगर आपको लग रहा है सर एग्जैक्टली कितने हैं, तो फिगर भी सुन लीजिए, 2⁻32-1। इतने रेफरेंस है पाइथन के पास इस 10 के। मतलब इतनी जगह 10 यूज हो रहा है पाइथन के अंदर। आ रहा हूं। गेट रेफ काउंट 2 नहीं देगा ऋषिकेश 10 के लिए। अभी देखो, अभी देखो, गेट रेफ काउंट 2 नहीं देगा। देखो, मैंने कहा a = 10, मैंने कहा sys डॉट गेट रेफ काउंट। देखो 2 आया क्या? बहुत बड़ा नंबर आया ना। तो इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया? इतना बड़ा नंबर इसीलिए आ गया क्योंकि पाइथन में बहुत सारे रेफरेंसेस 10 को रेफर कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? सिर्फ 10 को या इस पूरी रेंज के हर नंबर को? तो जवाब है इस पूरी रेंज के हर नंबर को बहुत सारे रेफरेंसेस रेफर कर रहे हैं। तो आपका पहला डाउट दूर करता हूं कि पाइथन ऐसा क्यों करती है। मैंने कहा पाइथन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि पाइथन की टीम को लगता है कि ये जो रेंज है ना -5 से 256, ये उनके तो बहुत काम आती ही है। उनके तो इंटरनल कोड में बहुत सारे बहुत कॉमन तौर पे नंबर यूज होते हैं। उनका ये भी मानना है कि क्या पाइथन में रिवर्स इंडेक्सिंग होती है, -1 -2। तो उनका यह सोचना है कि कल को मानो तुमने एक स्ट्रिंग बनाई है ना, तुमने वो स्ट्रिंग बनाई हेलो। इस स्ट्रिंग में अगर आपको याद हो तो ये ओ -1 है, ये -2 है, -3 -4 -5 है। अगर किसी ने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को बार बार रिवर्स एक्सेस करा, बार बार, प्रोग्रामिंग का एक वर्ड जिसका नाम होता है लूप, अगर किसी ने एक लूप चलाया जो बार बार इस डेटा पे ट्रैवर्स कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है -1 उतनी बार बनेगा जितनी बार ये लूप चलेगा? बनेगा ना। तो अननेसेसरी -1 मेमोरी में मल्टीपल टाइम आएगा कि नहीं? है ना। तो पाइथन ने बहुत सोच समझकर, पाइथन की टीम ने ये डिसाइड करा कि हम -5 से -1 को भी लेंगे क्योंकि ये जनरली रिवर्स इंडेक्सिंग को इंडिकेट करते हैं। अब ये आप कह सकते हैं सर -5 क्यों, फिर तो -6 भी ले लेते, -10 भी ले लेते। तो वो बहुत ज्यादा नहीं चाहते थे कि डेटा को कैश करें, उन्होंने एक लिमिटेड डेटा कैश करने का सोचा। उनका अपना कैलकुलेशन ये कह रहा था कि -5 और -1 ये रेंज बड़ी कॉमन है, तो उन्होंने ये रेंज तो ले ली इसलिए ताकि रिवर्स इंडेक्सिंग के दौरान मल्टीपल कॉपी -5 और -1 की ना बने। और 0 से 256 जो उन्होंने चुना है वो इसलिए चूज करा है क्योंकि उनके अपने कोड में ये रेंज बहुत कॉमन है। आ रहा है समझ? है ना। अब करते हैं मुद्दे की बात। कौन सी मुद्दे की बात? कि अगर मैं पाइथन से बोलता हूं a = 257, b = 257, तो क्या 257 कैश्ड है? नहीं है। इसका मतलब मेमोरी में दो 257 है। हाँ, मेमोरी में दो 257 है। इसका मतलब अगर मैं पाइथन से पूछूं a इज b, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। हाँ, अगर मैं पाइथन से पूछूं आईडी ऑफ a फॉलोड बाय आईडी ऑफ b, तो क्या इसका आंसर डिफरेंट आएगा? आएगा। अब आप याद करिए, नमन ने क्वेश्चन उठाया था कि सर 300 पे 2 क्यों आ रहा है? गेट रेफ काउंट करेंगे तो 3 आना चाहिए क्योंकि ए और बी दोनों 300 को रेफर कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया एक्चुअल में क्या हो रहा है? क्या 300 उस कैश की रेंज के बाहर है? बाहर है। तो पाइथन ने कितने 300 बनाए होंगे? पाइथन ने दो 300 बनाए, है ना। अगर मैं मान लू इसका एड्रेस 1000 है, तो इसका रेफरेंस काउंट 1 होगा। एक और 300 बनाया होगा जब आपने कहा होगा b = 300। ठीक है, जब बी में 300 डाला, इसका एड्रेस मान लो 2000 है, बी में 2000 आया, इसका भी रेफरेंस काउंट 1 है। यहां 300 है और यहां रेफरेंस काउंट 1 है। क्लियर? अब आपने ए और बी में से किसी को भी गेट रेफ काउंट को पास करा, तो गेट रेफ काउंट यही बोलता है ना जितना है उससे एक ज्यादा दूंगा। तो ये वाले 300 में 1 है, उसने 2 दे दिया। ये वाले 300 में भी 1 है, उसने 2 दे दिया। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। क्लियर? तो दोनों बातें क्लियर हो गई। पाइथन कैश क्यों करती है और यही रेंज को कैश क्यों करती है। तो कैश क्यों करती है का सिंपल सा जवाब इंटरव्यू में आप बोलोगे
जस्ट टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन। सही है ये वर्ड, आपके कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, फालतू में मेमोरी कंज्यूम ना हो उससे बचने के लिए। और यही रेंज क्यों, फिर तो कोई भी रेंज होनी चाहिए थी, नहीं। उनका ये मानना है रिवर्स इंडेक्सिंग में -5 से -1 बहुत कॉमन नंबर्स हैं। जनरली लोग 4-5 नंबरों की लिस्ट या 4-5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनाएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो उन्होंने इस रेंज को कैश करा फॉर लूपिंग, और 0 से 256 उनके अपने कैलकुलेशंस में बहुत यूज होते हैं। ये भी हुई बात क्लियर। बस इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने जब चेक करा ए इज बी, तो -5 में तो ट्रू आया, -6 में फॉल्स आया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं भरत, उस पर भी आ रहा हूं। ये क्लियर हुआ? जी नमन, जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम रन होता है 262 इंटीजर ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। चलो आगे, अब एक और ट्विस्ट, नहीं तो अगले लेक्चर में डाउट लेकर आओगे आप। व्हाट इज दैट अनदर ट्विस्ट? ये सेम कोड वीएस कोड पे भी चलेगा ना? यस और नो? ये सेम कोड वीएस कोड भी चलेगा? ठीक है, तो मैंने ये कोड आपके लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन 100 के लिए पता करते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है, आईडी सेम एड्रेस सेम? तो आपका जवाब होगा यस सर, आईडी भी सेम एड्रेस भी सेम। तो आंसर आईडी सेम और एड्रेस सेम का आना चाहिए। थोड़ा सा कोड रन होने में वक्त ले रहा है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। सही है, अब अगर मैं 300 कर दूंगा तो भी फर्क पड़ेगा आउटपुट पे? हाँ पड़ेगा, जो अभी अभी इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार तो फॉल्स आना चाहिए। ये क्या हुआ? अब ये क्यों हुआ, ये मैं आपको, नहीं बीएस कोड की प्रॉब्लम नहीं है ऋषिकेश, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अ टॉपिक जो पाइथन में हम पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर के दौरान। इट इज कॉल्ड स्कोप। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ऐसा ना हो आप वीएस कोड में प्रैक्टिकल करें, आउटपुट ट्रू आ जाए फॉल्स की जगह, और आपको लगे ये क्या हो रहा है, सर करते हैं तो ट्रू आता है फॉल्स आता है, मैं कर रहा हूं तो ट्रू आ रहा है। तो एक्चुअल में मैंने करा था शेल पे, आप कर रहे होंगे वीएस कोड पे। वीएस कोड में स्कोप नाम का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जब वो पढ़ेंगे तब ये समझा दूंगा कि ये क्यों ट्रू आया, इसको फॉल्स आना चाहिए ना। इसका मतलब पाइथन ने 300 को भी कैश कर लिया क्या? हाँ, पाइथन ने 300 को भी कैश कर लिया। तो कभी कभी कुछ भी कैश कर लेती है पाइथन, नहीं, कुछ भी कैश नहीं करती, रेंज फिक्स है। लेकिन आप जिस तरह से कोड लिख रहे हैं उस कारण से 300 कैश हो रहा है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है समझ नहीं आ रहा, वो आएगा समझ जब हम पढ़ेंगे टॉपिक कॉल्ड है स्कोप। फंक्शन आने दीजिए, स्कोप आने दीजिए, ये बात करेंगे अपन। क्लियर? जी जी नमन, बिल्कुल सेम स्कोप में है। जबकि आप शेल में जब लिखते हो ना A = 300, B = 300, दो स्कोप बन जाते हैं। A = 300 अलग इंस्ट्रक्शन है, B = 300 अलग इंस्ट्रक्शन है। ये पूरा एक सिंगल प्रोग्राम की तरह रन होता है ना, ये पूरा वन कोड है ना, एज सिंगल कोड रन हो रहा है। क्योंकि एज अ सिंगल कोड रन हो रहा है, पाइथन थोड़ी सी चीटिंग कर लेती है और उसको लगता है अरे यार इसको भी कैश कर सकते हैं, कर दो। क्लियर? नो, एनी आईडी ऋषिकेश, नॉट ओनली ऑन वीएस कोड। अगर आप इसको पाइथन पे भी करोगे सेम बिहेवियर मिलेगा। ओके, तो अभी इतना डीप मत जाओ, अभी इतना डीप मत जाओ, फॉरगेट अबाउट वीएस कोड। ठीक है, अपन तो इतना समझें, -5 से 256 कैश होता है, दैट्स इट। क्लियर? चले आगे, वेरी गुड। अब एक डाउट जो मुझसे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट ने पूछा, उन्होंने मुझे बोला कि सर आपने हमें ये बताया 2-3 लेक्चर पहले कि जो पाइथन में इंटीजर्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। मैंने कहा हाँ, पाइथन में इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं, सारे इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं? तो मैंने कहा हाँ। उनका डाउट था तो फिर -5 से 256 की रेंज के बाहर जो नंबर्स हैं, जैसे कि 300, ये वाला 300 नहीं, फॉरगेट दिस, वो 300 जो आप शेल पे कर रहे हैं, -5 से 256 के बाहर के जो नंबर हैं वो तो इम्यूटेबल नहीं लग रहे हैं। उनके लिए तो पाइथन मल्टीपल कॉपी बना रही है।
आपने तो बोला था कि इम्यूटेबल में कॉपी एक ही बनती है, यहां तो कॉपी मल्टीपल बन रही है। अब आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हो, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो। देखो दो बातें होती हैं, एक होता है इम्यूटेबल, एक होता है रीयूजेबल या कैशेबल। क्या ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं इंग्लिश में? इम्यूटेबल होना और रीयूजेबल होना। गौर से सुनना, इम्यूटेबल सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर का पूरा परिवार इम्यूटेबल है। मतलब अगर मैं मान लूं मेरे इस लैपटॉप की मेमोरी में 10 अरब इंटीजर्स आ सकते हैं, अगर मैं ये मान लूं 100 बिलियन इंटीजर्स आ सकते हैं, अगर मैं मान लूं सारे के सारे इम्यूटेबल है, सारे के सारे इम्यूटेबल हैं। लेकिन ये वाली जो रेंज है ना, इस रेंज के इंटीजर इम्यूटेबल तो हैं, साथ में रीयूजेबल भी हैं। मतलब पाइथन इनकी क्या नहीं बनाती? पाइथन इनकी सेकंड कॉपी नहीं बनाती। और इस रेंज के बाहर के नंबरों की सेकंड कॉपी बनाती है जी, सेकंड कॉपी बनाती है। तो सेकंड कॉपी को हम इम्यूटेबिलिटी से ना जोड़ें। सेकंड कॉपी इसलिए बनती है क्योंकि पाइथन उनको कैश नहीं करना चाहती, इसलिए वो अलग अलग कॉपी बनाती है। इम्यूटेबिलिटी ये बोलती है कि डेटा चेंज हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना? अब मैं इस बात को प्रूव करता हूं कि चाहे आप इस रेंज के अंदर हो, चाहे आप इस रेंज के बाहर हो, डेटा इम्यूटेबल है। समझिए, नाउ लेट्स प्रूव दिस। सो स्क्रीन क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पाइथन से a इक्वल टू 10। अगर मैं a की आईडी पता करूंगा, आई विल गेट सम नंबर, है ना? अगर ये रेंज में मैं कहता हूं a इक्वल टू a+1, अगर मैं मान लेता हूं कि पाइथन 10 को इम्यूटेबल नहीं मान रही है, पाइथन उसको चेंज कर रही है, तो क्या अब अगर मैं आईडी ऑफ ए चेक करूं तो सेम आना चाहिए ना, अगर डेटा चेंज हो रहा है? लेकिन नहीं आएगा। आप एग्री करते हैं आईडी बदल जाएगी? बदल जाएगी। ये इसलिए हुआ कि पाइथन ने 10 को कैश करा हुआ है? ये इसलिए हुआ कि पाइथन ने 10 को कैश करा हुआ है? नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि 10 एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या ये बिहेवियर मेरे को 300 पे भी मिलेगा? अगर मैं बोलता हूं 300 प्रिंट आईडी ऑफ बी, और फिर मैं कहता हूं बी इक्वल टू b+1, और फिर मैं कहता हूं प्रिंट आईडी ऑफ बी, क्या अभी भी आईडी अलग आएगी? आएगी। क्या इसलिए अलग आई कि 300 कैशेबल था या नहीं था? कोई मतलब नहीं है कैशेबल होने नहीं होने से, मतलब है इम्यूटेबल होने से। इसका मतलब 300 भी इम्यूटेबल है, 10 भी इम्यूटेबल है? बिल्कुल, दोनों इम्यूटेबल हैं। आप 10 पे कुछ चेंज करोगे नई लोकेशन पे डेटा जाएगा, 300 पे कुछ चेंज करोगे नई लोकेशन पे डेटा जाएगा। अब वो नई लोकेशन पहले से है कि बाद में बनी है, वो बात है रेंज के अंदर और बाहर की। अभी क्लियर? बस इंट वैल्यू में एक बार जो आ गई वैल्यू इंट ऑब्जेक्ट में, वो कभी चेंज नहीं होगी, है ना? अच्छा, उसकी कॉपी बनेगी कि नहीं, वो नहीं मालूम। वो डिपेंड करेगा रेंज पे। अगर रेंज के अंदर है तो कॉपी, रेंज के अंदर है तो कॉपी नहीं बनेगी। अगर रेंज के बाहर है, कॉपी बनेगी। हुआ क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही उन्नति। क्योंकि क्या हुआ देखो, क्या हुआ, हुआ ये, आपने बोला a इक्वल टू 10, पाइथन ने 10 का जो एड्रेस है 1000 मान लेता हूं, वो a में स्टोर करा, करा, ठीक है? अब आपने पाइथन को बोला a इक्वल टू a+1, क्या पाइथन इस 10 को बढ़ाकर 11 करने में केपेबल है? नहीं है। ये कोई लिस्ट थोड़ी है, ये इंटीजर है और ये इम्यूटेबल है, तो ये तो पाइथन को चेंज करने ही नहीं देगा अपने आप को। तो पाइथन क्या करेगी? पाइथन एक नया इंटीजर बनाएगी, बनाएगी, उसमें 11 भरेगी, भरेगी, और आपका जो ए है उसका कनेक्शन उस पुराने वाले 10 से छोड़ देगी, और इस नए वाले 11 से कनेक्ट कर देगी। और नए वाला जो 11 है वो 1000 पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट है। मान लेता हूं 2000 पे है, तो फिर आईडी भी तो मेरे को हर बार पाइथन अलग ही दिखाएगी। करेक्ट? गॉट इट? समझ आया? तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, इम्यूटेबिलिटी अलग अलग चीज होती है,
और कैशेबल होना अलग चीज होती है। इम्यूटेबल सारे इंटीजर है, यस, इंटीजर का पूरा परिवार इम्यूटेबल है। रीयूजेबल कुछ खास लोग हैं, और वो खास लोग हैं -5 से 256 के लोग। डन। बस बस, बिल्कुल सही ऋषिकेश, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्लियर। डन। वेरी गुड। तो ये हुआ आपका इंटरनल कॉन्सेप्ट। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जयश्री, दीज आर इनिशियल लेक्चर्स। अगर बेस नहीं बनेगा तो आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे हम स्पीड बढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैशिंग क्यों है, उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लग रहा है, भोपाल कैश होगा? यस, भोपाल कैश होगा। तो क्या ए इज बी का आंसर सेम आएगा? यस, ए इज बी का आंसर अपन को सेम मिलेगा। ठीक है। क्या ट्रू और फॉल्स भी कैश होते होंगे? हाँ होते हैं। तो पाइथन में कितने ट्रू हैं? आप 10 बार भी ट्रू लिखोगे तो पाइथन में एक ट्रू मिलेगा। आप 10 बार भी फॉल्स लिखोगे, पाइथन में एक फॉल्स मिलेगा। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? अगेन, अगर आप पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये भी ट्रू ही आना चाहिए, बट ये फॉल्स आएगा। पाइथन फ्लोट्स को कैश नहीं करती। क्यों क्यों नहीं करती? उसका सिंपल सा रीजन है। आप मुझे बताइए, लेट मी चेंज द फॉन्ट कलर। आप मुझे बताइए, 1 से लेकर 10 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? 10 आते हैं। अब आप मुझे बताइए, 1.0 से लेकर 10.0 के बीच में अनगिनत, अनलिमिटेड फ्लोट्स आ सकते हैं। हाँ, कैसे? 1.0, 1.01, 1.20, 1.02, ऐसे गिनने बैठे तो कितने सारे नंबर आ जाएंगे। तो पाइथन फ्लोट को क्या नहीं करती है? पाइथन फ्लोट को कैश नहीं करती है। पाइथन नहीं चाहती कि वो फ्लोट को कैश करे, क्योंकि अगर इस रेंज को उसने कैश करा, बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। क्लियर। ना ही पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैश करती है। तो पाइथन किसको कैश करती है? पाइथन कैश करती है इंटीजर्स को, पाइथन कैश करती है स्ट्रिंग्स को। ये भी क्लियर है? ठीक है। अब स्ट्रिंग्स में भी ट्विस्ट है, सुनिए ध्यान से। क्या ट्विस्ट है? वॉच केयरफुली। मैंने पाइथन से कहा ए इज इक्वल्स टू भोपाल, बी इज इक्वल्स टू भोपाल, ए इज बी, ट्रू। क्लियर है ना? ये एक्सपेक्टेड था। मैंने पाइथन से कहा ए इज इक्वल्स टू इंदौर, बी इज इक्वल्स टू इंदौर, और मैंने कहा ए इज बी। ये भी क्लियर है। बट अगर मैंने पाइथन से कहा ए इज इक्वल्स टू भोपाल सिटी, बी इज इक्वल्स टू भोपाल सिटी, और फिर मैंने कहा ए इज बी, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग्स के कंटिन्यूअस होने तक, हाँ जी, राइट। तो पाइथन में जब स्ट्रिंग्स के अंदर स्पेस ज्यादा आ जाती है, कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो पाइथन स्ट्रिंग्स की कैशिंग नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? उसका भी जवाब आगे मिलेगा। करवानी हो तो क्या करेंगे, उसका भी जवाब आगे मिलेगा। बट अभी के लिए याद रख लीजिएगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, इंटरव्यूज में आपको परेशान करेंगे, इसलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि हर चीज एक जगह सेम नहीं रहती। कुछ इंटेजर्स के लिए ट्रू आ रहा था, कुछ के लिए फॉल्स आ रहा था, कुछ स्ट्रिंग्स के लिए इज ट्रू दे रहा है, कुछ के लिए फॉल्स दे रहा है। तो समझिएगा, जब तक स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है, पाइथन के लिए स्ट्रिंग की एक कॉपी बनेगी। जहां बीच में स्पेस आ गई या कुछ और आ गया, पाइथन उसकी बना देती है मल्टीपल कॉपीज। ये भी क्लियर हुआ पॉइंट? वेरी गुड। चलें आगे। वेरी गुड। बट अगर सिंगल वर्ड विदाउट स्पेस विल बी कैश्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेत, अगर मैं ऋषिकेत कुमार लिखता हूं बिना स्पेस के, उसकी कैशिंग होगी। ओके। लेकिन ये भी 100% ट्रू नहीं है। ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बताऊंगा मैं आगे आपको, ये सारी चीजें आगे दोबारा आएंगी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेप्थ में जाएंगे। ठीक है। अब ये है आपके सामने एक टेबल, जिसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्या क्या चीजें पाइथन से पता कर पा रहे हैं, उसकी लिस्ट है। और मुझे लगता है आपने अभी तक जितनी पाइथन पढ़ी है, शुरू के चारों पॉइंट तो सबको क्लियर होंगे। क्लियर है ये चारों पॉइंट?
है ना। हमने अच्छे से गेट रेफ काउंट पढ़ लिया आज, हमने पढ़ लिया टाइप, है ना, आईडी आता है हमें, गेट साइज ऑफ आता है। अब बाकी जो आपको दिख रहे हैं वो मैं कवर अप करूंगा, आपको लिस्ट मैंने पहले दे दी है, वो मैं कवर अप करूंगा जब हम पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी इसकी डेप्थ में अपन लोग नहीं जाते हैं, अभी अपन लोग बढ़ते हैं इससे आगे, ताकि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करें, क्योंकि अभी इसको डिस्कस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्लियर? स्टोरी क्लियर? वेरी गुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट डन बाय पाइथन। अब शुरू करते हैं अगला छोटा सा टॉपिक, और वो है पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कमेंट्स होते क्या हैं? तो कमेंट्स प्रोग्रामिंग में वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि लैंग्वेज हैंडल करे। हम नहीं चाहते हैं कि पाइथन इनको पढ़े, हम चाहते हैं पाइथन इनको स्किप कर दे। तो अगर आपको पाइथन में किसी भी लाइन को कमेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास तरीका सिंपल सा है, और वो ये है कि आप उसके आगे क्या लगा दें, आप उसके आगे हैश लगा दें। मेरी बात VS कोड आपको बेटर समझाएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं पाइथन में कहता हूं a इज इक्वल टू 10, प्रिंट a इज इक्वल्स टू a+1, प्रिंट a, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? वेरी गुड, बहुत सिंपल है। मुझे आउटपुट में एक बार 10 और एक बार 11 मिलेगा। ये जो लाइन नंबर 3 है, मैं थोड़ी देर के लिए इसे डिसेबल करना चाहता हूं। डिसेबल मतलब मैं चाहता हूं ये रहे, पर पाइथन इसे पढ़े ना। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये करने के लिए इसके आगे आपको लगा देना पड़ेगा हैश। अगर आप किसी भी लाइन में प्रीफिक्स हैश लगा देते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन दिस मींस दैट आप नहीं चाहते हैं कि पीवीएम इस लाइन को पढ़े, आप नहीं चाहते हैं कि पाइथन इस लाइन को सॉल्व करे। तो एज यू कैन सी, दोनों ही प्रिंट में ए की वैल्यू आपको 10 मिल रही है। ये क्लियर हुआ? आ रहे मल्टी लाइन पे भी आ रहे हैं, ये क्लियर हुआ है ना? वेरी गुड, ठीक है। और VS कोड में अच्छी बात यह है कि आपको खुद हैश लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल/। जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल/, प्रेस करेंगे, आपकी ये पर्टिकुलर लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी क्लियर हुआ है ना? अब पाइथन में कमेंट्स को भी याद रखिएगा, दो कैटेगरीज में ब्रेक करा गया है। अच्छा, कौन कौन से कमेंट्स? तो पाइथन कहती है मेरे पास एक है सिंगल लाइन कमेंट, जो पाइथन का ऑफिशियल तरीका है कमेंट्स का, और एक कहलाते हैं पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट, जो पाइथन में कमेंट्स बनाने का अनऑफिशियल तरीका है। वन इज सिंगल लाइन, अदर वन इज मल्टी लाइन और अनऑफिशियल वे ऑफ गिविंग कमेंट। पहली बात, ऑफिशियल और अनऑफिशियल इसको क्यों बोल रहे हैं? अनऑफिशियल इसलिए बोल रहे हैं सेकंड वाले को, क्योंकि वो एक्चुअल में कमेंट नहीं बनाएगा, वो कुछ और करेगा, आपको लगेगा कि वो उसको कमेंट बना रहा है। मतलब समझिए, जरा इस पीस ऑफ कोड को देखिए। यहां पर a इक्वल टू a+1, b इक्वल टू b+5, c इक्वल टू c+10, क्या तीनों लाइनें कमेंटेड है ना? और कितने हैश लगाएं? मैंने 3 हैश लगाए, राइट। कई बार प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट लेते हैं, और वो शॉर्टकट क्या होता है? वो शॉर्टकट पेप पे लौटता हूं मैं कि पेप क्या है, थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। वो शॉर्टकट प्रोग्रामर्स कुछ ऐसा लेते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी पहली लाइन के पहले 3 कोट लगाते हैं, और अपनी आखिरी लाइन के बाद, मतलब जहां तक कमेंट ले जाना है, उसके बाद 3 कोट और लगाते हैं, और बड़े खुशी खुशी ये मानते हैं कि हमने इसको कमेंट कर दिया है। अगर आपने अपने प्रीवियस लेक्चर मिस नहीं करे हैं, तो आप मुझे बताइए, ट्रिपल कोट में जब हम कुछ लिखते हैं तो वो पाइथन में स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है ना? है ना? तो पहली बात, पाइथन अब इसको एक्सप्रेशन ना मानकर स्ट्रिंग मान रही है। तो क्या इस a इक्वल टू a+1 में और इस a इक्वल टू a+1 में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ये पाइथन में स्ट्रिंग कहलाएगा। ये भी क्लियर हुआ है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप समझिए, अब आपने क्योंकि इसको स्ट्रिंग बना दिया है, तो क्या पाइथन इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेगी? स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट होते हैं, यस, लेकिन इसका कोई रेफरेंस तो आपने बनाया नहीं है। तो अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर है, ये जैसे ही मेमोरी में आएगा वैसे ही हट भी जाएगा, क्योंकि इसको कोई रेफर ही नहीं करेगा। करेक्ट, क्योंकि इसको कोई रेफर ही नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, ये वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, आपके सिंगल कोट लगाने से
वो कमेंट नहीं बना है, आपके सिंगल कोट लगाने से वो एक स्ट्रिंग बन गया है। क्योंकि वो एक स्ट्रिंग बन गया है, पाइथन उसे सॉल्व नहीं कर रही है, पाइथन सिर्फ उसे एक कांस्टेंट की तरह, टेक्स्ट की तरह मेमोरी में लोड कर रही है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, पाइथन उसे छोड़ दे रही है। अब आपको लग रहा होगा तो आप इसको अनऑफिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सही मायनों में ये कमेंट है ही नहीं। सही मायनों में ये कौन है? ट्रिपल कोट वाली स्ट्रिंग, ये एक ऑब्जेक्ट है। इन ट्रू सेंस दिस इज नथिंग मोर देन एन ऑब्जेक्ट। हमें लग सकता है कि ये अपने आप में एक स्ट्रिंग कमेंट है, बट इन रियल सेंस दिस इज नॉट अ कमेंट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? हाँ, इसके अलावा और कोई वे नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है। आपको लग सकता है क्यों, अगर स्ट्रिंग ही बनाना है तो सिंगल कोट लगा देते हैं। अगर आप सिंगल कोट लगाएंगे तो क्या सिंगल कोट में मल्टीपल लाइंस आएंगी? नहीं आएंगी। क्या डबल कोट में मल्टीपल लाइन आएंगी? नहीं आएंगी। मल्टीपल लाइन तो तभी आएंगी जब आप सिंगल ट्रिपल कोट लगाकर लाइनों को लिखेंगे। बट जैसा मैंने कहा, ट्रिपल कोट में लिखा गया डेटा पाइथन के लिए स्ट्रिंग है, कमेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर ऑफिशियल तरीका कमेंट बनाने का क्या है? कुल मिलाकर ऑफिशियल तरीका कमेंट बनाने का एक ही है कि आप हैश लगाएं। और क्योंकि अब आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं है कि सर अगर 10 लाइनों को कमेंट करना पड़ा तो 10 बार हैश लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, हम उन सबको सेलेक्ट करके प्रेस कर देंगे कंट्रोल/, तो हमारे टाइपिंग एफर्ट वैसे भी बच जाएंगे। इसलिए इस गलत प्रैक्टिस को फॉलो मत कीजिएगा कि ट्रिपल कोट से आप चीजों को कमेंट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब कौन इसके अगेंस्ट है? तो पाइथन की टीम ने, मैंने आपको पाइथन के डे 1 पे एक नाम बताया था, और वो नाम था पेप। सवाल आता है ये पेप क्या होता है? तो ये जो पेप होता है इसका फुल फॉर्म है पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। और जिन्होंने पाइथन बनाई है, किसने बनाई है? मिस्टर गीडो वैन रॉसम। उन्होंने पाइथन में कुछ कोडिंग गाइडलाइंस लिखी हैं। वो ये चाहते थे कि दुनिया में जितने पाइथन डेवलपर्स हैं वो एक कॉमन वे ऑफ कोडिंग को फॉलो करें, ताकि कल को अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करें तो एक दूसरे के कोड को समझने में आपको तकलीफ, आपको दिक्कत ना हो। इसलिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं हमको, और उन गाइडलाइंस को बोलते हैं पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। इन गाइडलाइंस का यह कहना है कि आपको कभी भी ट्रिपल कोट से कमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। आपको जब भी कमेंट्स बनाने चाहिए, आपको हमेशा उसके आगे यूज करना चाहिए हैश। ठीक है, ये पूरी एक वेबसाइट है। मैं आपको इसका यूआरएल दिखा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं ना, ट्रैफिक के रूल्स होते हैं ना, लोग तोड़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन रूल तो है ना। लोग नहीं मानते हैं वो अलग बात है, बट रूल तो है ना। ऐसे ही पेप है, भले ही प्रोग्रामर उसको इग्नोर करे, बट टू बिकम अ गुड पाइथन प्रोग्रामर, टू बिकम अ बेटर पाइथन प्रोग्रामर, आपको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये है पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल की वेबसाइट। ठीक है, कभी आप टाइम मिले, कभी फुर्सत में हो तो पढ़िएगा। कौन है इसके ऑथर? इसके ऑथर वही हैं जिन्होंने पाइथन डिजाइन करी है, मिस्टर गीडो वैन रॉसन। और उन्होंने अपनी तरफ से ये आर्टिकल लिखा है, जिसको देखकर आपको पता चलेगा पाइथन में व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड प्रैक्टिस। ऑल क्लियर है ना? ठीक है, अगला छोटा सा टॉपिक भी आज ले लेते हैं। ये हुई, हाँ, जावा के लिए जैसे ओरेकल डॉक्स है, वहां पर आपको मिलती है जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स, जावा कोडिंग गाइडलाइंस। ऐसे है पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। ठीक, और पेप क्यों है तो मैंने आपको बता ही दिया। पेप इसलिए है ताकि अगर एक प्रोजेक्ट में ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं तो कोड लिखने का तरीका, कोड लिखने का पैटर्न उनका सेम हो। तो पाइथन में आपने नोटिस करा है सारे फंक्शनों के नाम लोअर केस में हैं। ये आपके नोटिस में आया है ना? सारे फंक्शनों के नाम लोअर केस में है ना? ये कहां से आ रहा है? ये पेप ने ही प्रपोजल दिया है कि जितने भी फंक्शन नेम्स हो सब लोअर केस में लिखा करिए। गॉट इट? जितने भी फंक्शन के नाम है वो लोअर केस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी देखा आपने? एक भी फंक्शन आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टाइप हो, हर एक का नाम स्टार्ट हो रहा है विद लोअर केस। दिस ऑल इज गिवन विद द हेल्प ऑफ पेप। क्लियर? चलें आगे। वेरी गुड। ठीक, अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ऑफिशियल अनऑफिशियल मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं पाइथन में कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कांस्टेंट? वेरी गुड। कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, पाई इज इक्वल टू 3.14। क्या एज अ डेवलपर मैं पाई को कांस्टेंट बनाना चाहूंगा?
मैं चाहूंगा ना कि अगर मैंने पाई में 3.14 लिख दिया है तो गलती से भी ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अगर आप किसी और लैंग्वेज से कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस में किसी को भी अगर कांस्टेंट करते हैं तो उसके आगे कॉन्स कीवर्ड लगाते हैं। अगर हम जावा की बात करें, जावा में किसी को कांस्टेंट करते हैं तो फाइनल लगाते हैं। ऑफ कोर्स डेटा टाइप भी आती है बीच में, ठीक है, अभी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। क्या लग रहा है आपको, पाइथन जावा को फॉलो करती होगी कि पाइथन सी प्लस प्लस को फॉलो करती होगी? पाइथन किसी को फॉलो नहीं करती है। पाइथन में कांस्टेंट्स होते ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन कोई कीवर्ड नहीं है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दे, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर दे। और अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे तो पाइथन जिस तरह से मेमोरी मैनेज करती है वो कांस्टेंट कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी मेमोरी के अंदर तो रेफरेंस काउंट चलता है। उस केस में पाइथन कैसे चीजों को मैनेज कर पाएगी? तो इसलिए पाइथन चाहती है, कोई भी वेरिएबल पाइथन में कभी कांस्टेंट नहीं होता है, आप बना ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन पेप ने एक गाइडलाइन दी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और वो गाइडलाइन ये कहती है कि एज सच सिंटैक्टिकली पाइथन में कांस्टेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपको कांस्टेंट करना है तो बेटर है आप अपने कोड में वेरिएबल को किस में डिक्लेयर कर दें, बेटर है आप अपने कोड में वेरिएबल को अपर केस में कर दें। तो फिर कोई इसकी वैल्यू चेंज कर पाएगा कि नहीं? कर तो पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि पाइथन वैल्यू चेंज करने से मना कर देगी, लेकिन करना नहीं चाहिए। कोडिंग एटिकेट्स ये कहते हैं, कोडिंग एथिक्स ये कहते हैं कि आपके टीम मेंबर ने अगर किसी वेरिएबल को अपर केस में लिखा है तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब, तो अंदर नहीं जाना चाहिए। किसी को कॉल करा, उसने बोला आई एम बिजी आई कॉल यू बैक, तो तुरंत दोबारा कॉल नहीं करना चाहिए। सेम चीज यहां पर है। अगर आप पाइथन में किसी को अपर केस में वेरिएबल बनाते हुए देखते हैं, इट्स गुड कि आप इस वेरिएबल को चेंज ना करें, क्योंकि डेवलपर ये चाहता है कि आप अपने कोड के अंदर इस वैल्यू को चेंज ना करें। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, क्योंकि पाइथन डायनेमिक नेचर की लैंग्वेज है ना, इसलिए पाइथन कांस्टेंट दे भी नहीं सकती। लैंग्वेज कोई एरर नहीं देगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस कोडिंग डिजाइन है, कोडिंग गाइडलाइन है कि आप जब कोड बनाएं तो क्या करें, आप जब कोड बनाएं तो कोशिश करें कि अगर किसी को कांस्टेंट करना है तो कैसे लिखें, अपर केस में लिखें। तो अगर मैंने पाइथन से कह दिया पाई इक्वल टू 3.14 और फिर मैंने पाइथन से बोला पाई इक्वल टू 4.14, तो क्या पाई चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैं पाई को डिस्प्ले करूंगा तो 4.14 आएगा, है ना। तो सिंटैक्टिकली इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी डू नॉट हैव एनीथिंग कॉल्ड एज कांस्टेंट। आई होप इट्स क्लियर। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे आगे और बात करेंगे डेटा टाइप्स और म्यूटेबल फॉर्म्स के बारे में, कुछ और चीजें। बाय बाय, टेक केयर।